हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हाथरस के पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की हमारी मुहिम लगातार जारी है। एसपी सस्पेंड हो चुके, सीबीआई जांच की सिफारिश हो चुकी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल डीएम प्रवीण कुमार पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। चलते हैं सीधे हाथरस, जहां से एबीपी न्यूज संवाददाता कुमकुम बिनवाल मौजूद हैं हमारे साथ। कुमकुम, लगातार आप इस लाइव कवरेज का एक अहम हिस्सा हैं। आपके मन में भी ये सवाल होगा, लेकिन सवाल ये है कि इस सवाल का जवाब देगा कौन कि अब तक डीएम साहब पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है अब। बिल्कुल अनुराग, क्योंकि कल रात जिस तरह से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी निकले, हम लोग ऑलमोस्ट पैकअप कर चुके थे। अब लगा था कि आज का काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, वापस शायद जाने का वक्त है। और फिर ड्यूटी तय हो गई थी कि रात पे कौन रहेगा, क्योंकि हम तो लगातार स्पॉट पर बने हुए हैं, हमने स्पॉट छोड़ा नहीं। अचानक से खबर आई, मैं लाइव बुलेटिन कर रही थी स्पॉट से, अचानक से खबर आई, पीड़िता के घर में ही मैं मौजूद थी छत पे, कि सीबीआई जांच की अनुशंसा राज्य सरकार ने कर दी है। मैं जैसी ही खबर आई तुरंत लाइव परिवार के पास भागी और परिवार वालों से बात की। परिवार वाले भी हैरान थे कि इसकी तो हमने मांग ही नहीं की थी, ये तो हमने मांगा ही नहीं था। हम तो लगातार ये मांग कर रहे थे कि डीएम पर कार्रवाई हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मामले की जांच करें, लेकिन सीबीआई जांच की तो मांग ही नहीं हुई थी। हमें इस बात को भी समझना होगा अनुराग कि जो परिवार है ये बहुत ही सामान्य है, गांव देहात का परिवार है, बहुत सरल लोग हैं। इनको शायद इस बात का इल्म भी नहीं कि सीबीआई जांच में क्या फर्क होता है, स्थानीय पुलिस जब जांच करती है तो क्या फर्क होता है। हाँ, एक संतुष्टि थी कि कम से कम स्थानीय पुलिस तो नहीं कर रही है जांच, क्योंकि वहां से भरोसा उठ गया है। दूसरी बड़ी बात, प्रवीण कुमार, डीएम प्रवीण कुमार, एबीपी न्यूज लगातार ये सवाल उठा रहा है। कल जब परिवार से हमने बात की, हमने भाई से बात की, हमने मां से बात की, हमने बहन से बात की, हमने चाची से बात की, हमने भाभी से बात की, हर किसी की जुबान पर एक नाम था, डीएम प्रवीण कुमार। डीएम प्रवीण कुमार पर कार्रवाई कब, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आवाजाही एक बार फिर से बढ़ गई अनुराग, मैं आपको दिखा देती हूँ। यही वो बैरिकेडिंग है जिसको आखिरकार कल एबीपी न्यूज ने खुलवाया। हम अंदर दाखिल हुए और आगे आपको करीब करीब 1 किलोमीटर से कम का दायरा पैदल पार करना होता है, क्योंकि हालांकि गाड़ी यहाँ जा सकती है, लेकिन क्योंकि ये पूरा वाकया हुआ उसके बाद यहाँ पर अभी भी पुलिस तैनात है। आप देखिए, सुबह सुबह पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया कैमरा ऑन होते ही। हालांकि अब यहाँ पर इतनी पुलिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो बैरिकेडिंग खोल दिया जा चुका है और आराम से हम आगे जा सकते हैं। थोड़ा और आगे जाऊंगी मैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बात सही है जो सवाल आपने उठाए, जो एबीपी न्यूज लगातार उठा रहा है कि डीएम पर कार्रवाई कब, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर चूक अगर हुई है बिल्कुल। तो सीधे कुमकुम, देखिए, गांव की घेराबंदी, परिवार को बंधक बनाना, परिवार को धमकाना, रात में चिता जलवाना, मीडिया पर रोक, ये तमाम सारे इल्जाम हैं डीएम साहब पर। यह सवाल तो है कि डीएम पर कार्रवाई कब होगी, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है डीएम को आखिर बचा कौन रहा है। आप ऑर्डर दे दीजिए मुझे, ऑर्डर 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 दीजिए। ये लोग कैमरा की तार निकाल रहे हैं, अब हाथ नहीं लगा सकते। मना, कीप रोलिंग, हाथ नहीं लगाइए, हाथ नहीं लगाइए, कीप रोलिंग। ये देखिए क्या हो रहा है यूपी में, ये क्या हो रहा है यूपी में। देखिए, मैं जो आपको यहाँ आने दिया जा रहा है, ये कोई बहुत, मगर ये सब उल्टा ना हो। हाथ जोड़ के मेरी विनती है, जो न्याय मिले उसे उसमें ना बदल जाए, इनके पक्ष पे ना हो, ये मेरी हाथ जोड़ के सबसे विनती है। कोई खतरा भी महसूस बहुत हो रहा है। हाथरस में एबीपी न्यूज की मुहिम का हुआ है बड़ा असर। एबीपी न्यूज ने सोते प्रशासन को जगाया। एबीपी न्यूज की मुहिम के बाद हाथरस के लापरवाह एसपी विक्रांत वीर को सस्पेंड करना पड़ा। एबीपी न्यूज की मुहिम के बाद प्रशासन को मीडिया से पाबंदी हटानी पड़ी और पीड़ित परिवार का दर्द दुनिया के सामने आया। एबीपी न्यूज की मुहिम के 102 घंटे में हाथरस केस की सीबीआई जांच का ऐलान करना पड़ा, लेकिन हाथरस के पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की ये जंग अभी जारी है। पीड़ित परिवार को न्याय तब तक अधूरा है जब तक हाथरस के डीएम पर कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार पर जो आरोप हैं वो सबसे ज्यादा गंभीर है। आरोप नंबर 1, बिना परिवार की मर्जी के रात में शव को जलवा दिया। मैंने बोला था कि बॉडी को क्यों नहीं दिखाया हमें, जब मतलब तुमने बॉडी का दाह संस्कार कर दिया है तो हमने बॉडी देखी ही नहीं, अब तुमने किसको जला दिया उसमें। आरोप नंबर 2, पीड़ित के परिवार को उसके घर में बंद करवा दिया। हमारे रिश्तेदारों को भी रोक रहे थे, उन्हें भी नहीं आने दे रहे थे। ऐसा क्या हुआ? बच्चा बाहर ना जा सके। आरोप नंबर 3, परिवार को गुमराह करने की कोशिश की।
ये बोल रहे थे कि आपने कभी पोस्टमार्टम करी हुई बॉडी कभी देखी है? आप जानते हो पोस्टमार्टम क्या होता है? डीएम सर ने ये बात बोली थी। बॉडी में ऐसा चीर-फाड़ कर देते हैं, उसमें अलग अलग हो जाता है। अगर बॉडी को आप लोग देखते तो खाना नहीं खाते, अच्छे दिन खाना नहीं खाते, ऐसा उन्होंने बोला। आरोप नंबर 4, मुआवजे से मुंह बंद करने की कोशिश की। पहले तुम्हारे खाते में पैसे आ गए हैं, मुआवजे की दुहाई दे रहे हाँ, कि मुआवजा तो मिल गया। हाँ मिल गया है, मकान भी मिलेगा, पैसे मिलेंगे 25 लाख रुपए। मैंने मुझे नहीं चाहिए। बेटी वापस मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी मेरी बेटी। आरोप नंबर 5, पीड़ित के परिवार को धमकी तक दी। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को। तो हम ही आपके साथ खड़े हैं, ठीक है? अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाएंगे। बड़ा सवाल यही है कि हाथरस केस में लापरवाही बरतने के जिन आरोपों में हाथरस के एसपी विक्रांत वीर, सीओ राम सबद, इंस्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा, सब इंस्पेक्टर जगबीर सिंह और हेड कांस्टेबल महेश पाल सस्पेंड हो चुके हैं, उससे ज्यादा गंभीर आरोपों में घिरे डीएम प्रवीण कुमार पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? हाथरस के डीएम साहब घटना के पहले दिन से सवालों के घेरे में हैं। डीएम के आदेश पर ही रातों रात पुलिस बल की मौजूदगी में हाथरस की पीड़ित बेटी का शव जला दिया गया और परिवार को चेहरा तक देखना नसीब नहीं हुआ। और डीएम की गाड़ी के पीछे भागती पीड़ित की भाभी की ये तस्वीरें कलेजा चीर देती हैं। अफसरी के घमंड में चूर डीएम साहब की ये तस्वीरें साफ गवाही दे रही हैं कि पीड़ित परिवार के साथ प्रशासन का क्या सलूक रहा है। चारों तरफ से डीएम प्रवीण कुमार पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जब एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत ने डीएम प्रवीण कुमार से सवाल किए तो देखिए कैसे वो सरपट अपनी गाड़ी में सवार होकर भाग निकले। सर, आधी रात में क्यों पीड़ित का शव जलाया गया? सर, धार्मिक मान्यताओं को ताक पे रख करके आपने काम किया है, पीड़ित परिवार को आप धमका रहे हैं। सर, डीएम साहब, देर है अंधेर नहीं। जब तक आपकी ताकत और ओहदे का नशा नहीं उतरता, जब तक हाथरस के सच को छिपाने की कोशिश करने का पूरी तरह पर्दाफाश नहीं हो जाता, एबीपी न्यूज अपनी मुहिम पर डटा रहेगा। तो न रुकेंगे न झुकेंगे और लगातार सवाल पूछते रहेंगे। सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कब आखिर डीएम पर कार्रवाई होगी। कुमकुम बिनवाल लगातार हमारे साथ मौजूद हैं हाथरस से। कुमकुम, आप इस वक्त जो माहौल वहां पर देख रही हैं, मैं देख रहा हूं कि अंदर जाने की इजाजत भले ही दे दी गई हो, लेकिन पुलिस बल अब भी वहां पर मौजूद है, बैरिकेड्स अब भी वहां पर लगे हुए हैं, हालांकि आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। इस इंतजाम का क्या मतलब? क्योंकि हमने सुना था कि आज समाजवादी पार्टी से भी अखिलेश यादव 11 लोगों के प्रतिनिधि मंडल को भेज रहे हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। अनुराग, अब तो सियासत का टूरिज्म होगा ही। कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इसकी शुरुआत की है। ये जो बैरिकेडिंग है, ये कल जब राहुल गांधी प्रियंका गांधी आए थे तो उनके लिए खासतौर पर खोल दी गई थी। अब यहाँ पर स्थानीय लोग भी आ रहे हैं, आप देखिए, क्योंकि गांव देहात का जो पूरा इलाका होता है वहां से ट्रैक्टर गुजरता है, तो वहां उसके लिए भी बैरिकेडिंग खोल दी गई है। मतलब ये कि अभी देखिए जो सामाजिक ढांचा है इस गांव का, आप जानते हैं वाल्मीकि समाज अल्पसंख्यक में है, बहुसंख्यक में यहाँ दूसरा समाज है, और समाज के भीतर किसी तरह का कोई मतभेद ना पैदा हो, इसीलिए भी एक बहुत बड़ी वजह पुलिस का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर है। खबर ये भी आई थी कल कि एक बहुत बड़ी महापंचायत दूसरा समाज करने वाला है, लेकिन फिर ये बात सख्ती से कह दी गई पुलिस द्वारा कि अगर धारा 144 है तो महापंचायत करने की आपको इजाजत नहीं है। अगर फिर भी वो महापंचायत होती है तो उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। अखिलेश यादव यहाँ आज आ सकते हैं क्योंकि कल समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया था। और डीएम के लिए अनुराग, हम लगातार जो मुहिम चला रहे हैं, पैकेज में आपने भी दिखाया, डीएम को लेकर कल मैंने पीड़ित के भाई से करीब पौना घंटा
तफसील से बात की, ऑफ रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड। उस भाई ने ये भी बताया कि वो जो वीडियो है ना, जो चंक हम लगातार दिखा रहे हैं अनुराग अपने कैमरे पर, अपने चैनल पर, वो तो बहुत अच्छे से बात की डीएम साहब ने। वो जो जिस वीडियो के वायरल होने के बाद डीएम साहब गायब हैं, डीएम साहब जवाब तो छोड़िए, शक्ल दिखाने को तैयार नहीं एबीपी न्यूज के कैमरे में। दरअसल वो जो चंक है, भाई बताते हैं कि वो तो बहुत ही ज्यादा पोलाइट चंक है। वो ऐसा चंक है जिसमें उन्होंने सबसे प्यार से बात की। डीएम साहब ने लगातार न सिर्फ परिवार वालों को आकर धमकाया, उस दिन महिलाओं के ऊपर चीखे, और जो भाई होता है, आप खुद जानते हैं, जो घर में जो सबसे छोटा होता है वो थोड़ा सा अपने अधिकारों को लेकर जागरूक होता है, तो वो जब बोलने लगा, क्योंकि घर में जो सबसे सीधे इंसान है या सबसे कम बोलने वाले इंसान है वो पिता बताए जाते हैं, तो डीएम साहब ने साफ कर दिया भाई से और डांट दिया कि खबरदार तुम बोले तो तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूं, और मैं बात करूंगा तो सिर्फ पिता से करूंगा। तो डीएम ने घर आकर न सिर्फ महिलाओं के ऊपर वो चीखे, उन्होंने गलत व्यवहार किया जो उनको बिल्कुल शोभा नहीं देता जिस स्तर पे है, बल्कि भाई को धमकाया भी, और ये ऑन रिकॉर्ड एबीपी न्यूज के कैमरे पर पीड़िता के भाई ने बोला है, जो कि आगे भी हम आपको दिखाएंगे। तो डीएम को लेकर परिवार के अंदर ऐसा कोई शख्स मुझे नहीं मिला, और एबीपी न्यूज के कैमरे में ऐसा कोई शख्स कैद नहीं हुआ जिसने ये नहीं कहा कि डीएम पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। बिल्कुल, और यही हमारा सबसे बड़ा सवाल है कुमकुम, कि डीएम पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, और ये सवाल हम तब तक उठाते रहेंगे जब तक डीएम साहब पर कार्रवाई नहीं हो जाती। कुमकुम हाथरस से लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। हाथरस के पीड़ित परिवार को इंसाफ के नाम पर राजनीतिक पार्टियां भी अब मैदान में कूद पड़ी हैं। कल राहुल और प्रियंका ने हाथरस जाकर पीड़ित परिवार का दर्द साझा किया। कल शाम हाथरस के पीड़ित परिवार का दर्द बांटने पहुंचे राहुल और प्रियंका। राहुल और प्रियंका ने करीब आधा घंटा तक परिवार से बंद कमरे में बातचीत की। मीडिया को तो पुलिस ने बातचीत वाली जगह नहीं जाने दिया, लेकिन मोबाइल कैमरे में दोनों भाई बहन पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाते दिखे। तस्वीरों में दिख रहा है कि प्रियंका गांधी ने पीड़ित की मां को गले लगाया और उन्हें सांत्वना दी, तो राहुल गांधी भी पीड़ित परिवार के सदस्यों को समझाते दिखे। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद राहुल और प्रियंका सियासी रंग में आ गए और परिवार को इंसाफ से ज्यादा जोर योगी सरकार पर हमला बोलने पर रहा। We are telling the government that it is the government of UP's responsibility to protect this family. इनकी रक्षा करना यूपी सरकार और उसके बाद बच्चे का चेहरा भी नहीं देख पाए, उसे घर भी नहीं। योगी आदित्यनाथ जी को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और उनको समझना पड़ेगा। जहाँ ये अन्याय होगा हम वहाँ पहुँच के उसका न्याय के खिलाफ लड़ेंगे और खड़े रहेंगे, और जब तक न्याय नहीं होगा तो न वो हमें रोक सकते हैं और न कोई और हमें रोक पाएगा। इससे पहले राहुल और प्रियंका के हाथरस जाते वक्त जमकर हंगामा हुआ। राहुल और प्रियंका गांधी का काफिला दिल्ली से नोएडा की तरफ आ रहा था। प्रियंका गांधी खुद ड्राइव कर रही थी और बगल में राहुल गांधी बैठे हुए थे। दूसरी तरफ दिल्ली नोएडा के बॉर्डर पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जमा हो गए थे। बड़े बड़े ट्रकों में कांग्रेस के कार्यकर्ता सवार थे और नारे लगा रहे थे। एक तरफ पुलिस थी, दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता, और नारेबाजी हो रही थी। हंगामा बढ़ा तो पुलिस को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ पर लाठीचार्ज करना पड़ा। कांग्रेस के एक बड़े नेता को पुलिस की लाठी से चोटें आई तो प्रियंका ने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लिया, और इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कुल 5 लोगों को हाथरस जाने की इजाजत मिली। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हाथरस जाकर और पीड़ित परिवार को मरहम का भरोसा देकर यूपी में फिर वो सियासी जमीन तलाशने की कोशिश की है जो उसके हाथ से खिसक चुकी है।